हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सोशो टैब की नई वीडियो में। और आज हम आए हैं आईपीएस रुचिता चौधरी से बात करने के लिए, जो कि हैं मिशन शक्ति के नोडल ऑफिसर। क्या रीजंस होते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के और क्या क्या सोशल एस्पेक्ट्स हैं जिनसे ये क्राइम कम किए जा सकते हैं, चलिए जानते हैं हम रुचिता चौधरी से। Okay, first of all, thank you, ma'am, for having us. मैम, आपका एक जर्नी स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू गेट इनटू दिस प्रोफेशन? आपने पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने का कैसे सोचा? मैंने पीसीएस दिया एग्ज़ाम। सिलेक्शन के बाद मेरिट में मेरा पीपीएस में आया। मेरा 91 बैच है। उस दौरान एग्जामिनेशन कुछ लेट थे, सिलेक्शन होते होते 94 हो गया। तो 94 नवंबर 94 में मैं ट्रेनिंग में गई। पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग एटीआई नैनीताल में होता था। वहाँ फाउंडेशन कोर्स हुआ 3 मंथ्स का। देन अगेन मुरादाबाद एकेडमी में हमारा पुलिस ट्रेनिंग हुई, जो ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ 2 इयर्स की होती है। वो ट्रेनिंग हुई। देन मैं अंडर ट्रेनिंग मथुरा रही और आगरा से मेरी जॉब स्टार्ट। एंड नाउ ईस्ट वेस्ट सभी जगह रही हूँ। वेस्ट में आगरा, मेरठ, और ईस्ट में आप देखें देवरिया, भदोही, हरदोई, सीतापुर, फैसलाबाद, जो अब अयोध्या है। तो लगभग सभी जगहों पे रहने का अनुभव है मेरा। 4 साल लगभग हाई कोर्ट सिक्योरिटी देखी है मैंने, 16 से लेकर 20 तक। और 2020 में मैं डीसीपी CAW के पद पर अक्टूबर में आई हूँ यहाँ, और अक्टूबर से मैं देख रही हूँ। तो यहाँ जो मिशन शक्ति का प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया गया, मैं कमिश्नरेट की नोडेड हूँ, और साथ ही साथ ये जो पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल है उनके भी नोडेड। तो इनकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस रूप में है कि नोडेड मैं हूँ, बट ड्यूटीज थानों से लगती हैं और थानों को ही हैंड ओवर है। हर थाना क्षेत्र में जो है पिंक बूथ, उन थाना प्रभारियों और उन ACPs एंड अबव ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि वो भी देखें कि ये पिंक बूथ सही तरीके से काम कर रहे हैं और इन पे स्टाफ लग रहा है नहीं। हालांकि अभी स्टाफ की कमी है, इसलिए ड्यूटीज़ की कुछ समस्याएं आ रही हैं, और अभी हमारे 500 महिला कांस्टेबल ट्रेनिंग कर रही हैं। उनके आने के बाद स्थिति बेटर हो जाएगी। तो ये चल रहे हैं हमारे कार्यक्रम, और साथ ही साथ हमारा कार्यालय, हमारा अपना जो हम कई प्रोजेक्ट्स चलाते हैं महिलाओं के लिए, अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चलाते हैं NGOs के साथ मिलकर, और साथ ही साथ बेसिक प्रोग्राम्स में हमारा एक प्रोजेक्ट कुटुंब है, जिसमें हम काउंसलिंग की व्यवस्था करते हैं। ये तो काउंसलिंग की लगभग 70% मैटर्स जो होते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक डिस्प्यूट से रिलेटेड होते हैं। बट अब हमारे पास ऐसे भी आ रहे हैं जो लिव इन में रहते हैं, उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हैं, या भाई बहन के बीच हैं, मदर फादर और पेरेंट्स और बच्चों के बीच कह सकते हैं आप, या लेडीज़ विडो हो गई हैं तो लॉस प्रॉब्लम कर रहे हैं। खैर डोमेस्टिक में ही आ जाता है। इस तरह की समस्याएं भी आती हैं जिनको हम डील करते हैं इस प्रोजेक्ट में। इसमें हमारे काउंसलर्स हैं जो DSW यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से ट्रेन हैं, उनको कोर्स कराया गया है, और दे आर ट्रेन एंड काउंसलिंग करते हैं वो। साथ में हमारा पुलिस का स्टाफ भी बैठता है, हमारे इंस्पेक्टर हैं, 2 सब इंस्पेक्टर लगे हैं। एंड देन फाइनल हियरिंग हमारे सामने भी होती है, जिन मैटर्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो मैं भी पार्टिसिपेट करती हूँ उनमें। तो इस तरह हमारा प्रोजेक्ट कुटुंब चलता है जो काउंसलिंग से रिलेटेड है। मैम, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आपने लास्ट टाइम एक चीज़ मेंशन करी थी कि जहाँ पे आपके पास 2 कपल आई गेस आए थे, एक कपल आया था जहाँ पे आपने कहा था कि आपने लड़की की भी काउंसलिंग करी थी, लड़की की भी काउंसलिंग करी थी। सो मैम, व्हाट वाज दैट केस? अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। किसी के केस को मैं ऐसे डिस्कस नहीं कर सकती हूँ, दिस इज कॉन्फिडेंशियल, किसी की पर्सनल लाइफ को हर्ट करेगा, तो आई कांट टेल द नेम्स। हाँ, उनके भी काउंसलिंग करते हैं। और अभी तो एक और भी मैटर था कि लड़की एक रिटायर्ड IPS की बेटी है, लड़का एक पॉलिटिकल फैमिली से है, एंड कंप्लेनेंट भी लड़का ही था।
ओके। जस्ट बिकॉज दे आर मैटर कि उनके पास कोई दूसरी एजेंसी नहीं है जहाँ वो जाएं और ये सुविधा मिल सके। तो ठीक है, काउंसलिंग की फैसिलिटी हमें ऐसा लगता है कि ज़रूरी है या हम कर सकते हैं, तो उन काउंसलिंग्स को भी हम टेकअप करते हैं। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा वाइड हो गया है, इट इज़ नॉट रिलेटेड और लिमिटेड टू द फैमिली ओनली। तो अदरवाइज सोसाइटी में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, लड़के लड़कियां अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, एंड नॉन शेयरिंग के कारण उनकी ज़्यादा समस्याएं होती हैं इंस्टेड ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। अगर कोई उन्हें शेयर करके थोड़ा सा गाइड कर दे तो उनकी लाइफ स्मूथ चलती है। पढ़ाई एक अलग चीज़ है, फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है, एंड आज के टाइम में किसी को आप किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं सकते हैं। कोई ज़माना था कि भाई लड़कियां हैं, पढ़ने जाओ घर आओ, बस इतना ही सीमित है। अब उनकी भी दुनिया खुल रही है, वो भी खुले आसमान में उड़ रही हैं, तो सभी के लिए आसमान स्काई इज द लिमिट। तो उस दौर में आपको एक ऐसा बफर स्टेट पॉइंट होना चाहिए जहां आप अपने आप को ओमिट कर सको, आप कह सको अपनी बात को। तो वो एरिया हम उनको दिलाने का कोशिश करते हैं कि वो अपनी बात कह सके, और उनको हम गाइड करते हैं कि उनके लिए क्या बेटर है क्या नहीं है, और ज़रूरत हो तो उनके पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। कभी कभी करना पड़ता है, अदरवाइज तो उनको समझाने से ही वो समझ जाते हैं। ऐसे मैटर्स भी आते हैं। मैम ये एकदम एक्सट्रीम केसेस में आते हैं या फिर मतलब जब समथिंग हैज हैपेंड, या फिर मतलब इनिशियल फेजेस में आपके पास इनिशियल में तो कोई नहीं आता है, इनिशियल में तो कोई नहीं आता है। जब किसी की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मोस्टली ये है कि जब ब्रेकअप होता है तो लड़के को, अगर लड़का ब्रेकअप करता है तो लड़की एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और लड़की ब्रेकअप करती है तो लड़के को एक्सेप्ट नहीं होता है। उस कंडीशन में ही वो हमारे पास आते हैं। उससे पहले तो कोई शेयर करने का मतलब नहीं है, कोई नहीं आता। सो बेसिकली वो क्राइम होने से पहले और दैट फेज, क्राइम कई जगहों पर हो भी जाता है, कई जगह होता है कि वो मेंटल हैरेसमेंट रहता है। अच्छा, अगर लड़की ने किसी को ड्रॉप कर दिया तो क्राइम सच जो हमारे यहाँ क्राइम डिफाइन है उसमें तो नहीं बनता है। वो एक उसका एक डिस्टर्बेंस का मेंटल हैरेसमेंट, या आप कह सकते हैं कि एक टेंशन का ही टाइम होता है। तो उस स्टेज पर अगर वो आते हैं तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, दोनों को ही बुलाते हैं। कभी भी एक को नहीं बुलाया जाता है। अच्छा, हाँ, ये अलग है कि उनसे बात अलग अलग करके फिर उनको एक साथ करते हैं, तो ये काउंसलिंग की जाती है। एक हमारा प्रोजेक्ट है साथी, जिसमें हम जो पीड़िताएं हमारी हैं, स्पेशली रेप विक्टिम और पॉक्सो से रिलेटेड जो छेड़खानी के केसेस हैं, तो उनमें महिला कर्मचारी या सब इंस्पेक्टर हो या कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल हो, उसे उस पीड़िता का साथी बनाते हैं। अच्छा, वन ऑफिसर वन कंपेनियन, वन विक्टिम वन ऑफिसर करके, जिससे कि वो पीड़िता अपनी बात खुल के कह सके। क्योंकि पीड़िता जेंट्स से इतना खुल के बात नहीं कर सकती, ये ऐसी क्राइम है, रेप स्पेशली हो, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो वो उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकती जेंट्स से। तो और सब इंस्पेक्टर्स की ऑब्लिगेशंस, बहुत सारी ड्यूटीज होते हैं, तो उनको इतना टाइम भी नहीं होता है। तो महिला कांस्टेबल या जो सब इंस्पेक्टर उसकी साथी मिल जाती है, तो वो अपनी बातें खुलकर बता पाती हैं। साथ ही साथ जब उसे मेडिकल के लिए जाना है, कोर्ट में बयान दर्ज कराने जाना है, तो ये कंपेनियन उसके साथ रहती है। एंड दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेती हैं। वो किसी भी समय कोई बात कहना चाहे, या वो इस घटना के दौरान, इस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं जाती है और उसे डर लगता है कि उसके साथ कुछ हो सकता है, तो साथी से शेयर करती है। फिर साथी की जिम्मेदारी है कि वो अपने इंस्पेक्टर को, प्रभारी को, आईओ को या ऑफिसर को बताए कि उसको ये समस्या आ रही है। उसे अगर हेल्प की जरूरत है तो या वो उसके साथ चली जाए जहाँ उसका जाना जरूरी है, कोर्ट जाना है और प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ के कंसर्निंग इंस्पेक्टर के माध्यम से वो खुद उसको साथ उसके जा सकती है। बयान रिकॉर्ड होने और मेडिकल कराने में तो साथ रहती ही रहती है। तो पीड़िताएं जो हम मंथली उनकी मीटिंग करते हैं, तो मैंने महसूस किया है कि पीड़िताएं इससे संतुष्ट हैं और वो कहती हैं कि अच्छी बात है कि हम दीदी को बात बता देते हैं। जनरली जो बैकग्राउंड, रूरल बैकग्राउंड, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हैं कि साहब को तो हम नहीं जानते, हम दीदी को सब बात बता दिए थे।
तो वो चीजें शेयर हो जाती हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो हमारी महिला कांस्टेबल है वो तो डिपार्टमेंट में है, वो आईओ से भी बात कर सकती है, बता सकती है। और लड़कियों को ये हिचक होती है, विशेषकर जो गांव के बैकग्राउंड की है, कि वो रेप के बारे में, उस घटनाक्रम के बारे में बताने में थोड़ा सा हिचकती है। तो इन साथी से इन लोगों को हेल्प मिलती है। मैम और क्या प्रोजेक्ट्स हैं आपके जिसमें आप काउंसलिंग या फिर यूनिवर्सिटी के बच्चों को या फिर मीडिया को एंगेज करते हैं? हम सबको भी देखिए, हम एक प्रोग्राम, एक एनजीओ है ब्रेक थ्रू के साथ मिलकर चला रहे हैं, शुक्र है सुरक्षित है। उसमें हम ये बताते हैं कि बिना कानून को हाथ में लिए या बिना किसी एजेंसी को इन्वॉल्व किए यदि आप कहीं हैं तो मौके पर आप उस पीड़िता को कैसे उस समस्या से बचा सकते हैं। आप भी लॉ अपने हाथ में मत लीजिए, और उसके अलावा भी आप कैसे बचा सकते हैं, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम हमारा चल रहा है, क्योंकि काफी डिले हो गया। ये प्लानिंग तो हमारी अप्रैल से चलाने की थी और इसे हम कॉलेजेस में लेकर जाना चाहते थे, बट चूंकि अब ये बीमारी कोविड के कारण ऐसा नहीं हो पाया है, तो अभी हम अपने पुलिस कर्मियों को, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं, विश्वविद्यालय के छात्रों को लेकर इसमें हम चल रहे हैं कि हम उनको ट्रेन करें कि कैसे आप किसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर वो आगे और लोगों को इसके बारे में बताएंगे। एंड जब प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस खुल जाएंगे तो फिर हम उन जगहों पर जाकर भी इन कार्यक्रमों को करेंगे। मिशन शक्ति 0.3 स्टार्ट हो गया है 7 अगस्त से, तो लेटर ऑन जैसे इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे तो हम उनमें भी महिलाओं, बच्चों और सबके साथ शेयर करना चाहेंगे कि एक दूसरे की कैसे मदद करें। वो प्रोग्राम ऐसे ही है कि आपको बहुत उसमें एक पार्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी आप मदद कर सकते हैं। मैम इस ट्रेनिंग में पुलिस ऑफिसर का ट्रेन होना, मतलब पुलिस मेन और वुमेन का ट्रेन होना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे कि देखिए, ऐसा है कि हर जगह पुलिस वाला नहीं है। कहीं आप बिना वर्दी की आप भी कॉमन सामान्य नागरिक हैं, तो वहां आपको भी आवश्यकता है, या सामान्य नागरिक की तरह आप जा रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसा कुछ घटित हो रहा है, तो आप हर जगह पुलिस को, चलती ट्रेन में आपके लिए पुलिस बुलाना मुश्किल है, चलती हुई बस में पुलिस बुलाना मुश्किल है, तो उसमें आप कैसी मदद कर सकते हैं, ये ट्रेनिंग उसका भी एक सोल्यूशन देती है। तो ये जो है मेरे अकॉर्डिंग ये काफी हेल्पफुल है। जिन्होंने ट्रेनिंग की है उन लोगों का भी यही व्यू है कि हाँ ये उपयोगी है, इसलिए इसको चला रहे हैं। तो मैम आपको, आपके हिसाब से कैसी मानसिकता होती है उन लोगों की जो क्राइम करते हैं औरतों के अगेंस्ट? मतलब देखिए, ये तो बहुत बड़ी चीज आपने बता दी, इस पे बहुत रिसर्च हुए हैं और सदियों से होते आ रहे हैं, जो देखते हुए आ रही है। देखिए है, हाँ आप अच्छी बात कह रही हैं। देखिए, मानसिकता तो हमारा समाज जो जेंडर डिवीजन लेके चलता है हमेशा से, पुरुष और महिलाएं शारीरिक बनावट के आधार पर इस देश में डिस्क्रिमिनेशन सदियों से हुए हैं, और अभी एकदम ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आया और किसी ने सबकी मानसिकता बदल दी। तो मानसिकता तो धीरे धीरे बदलेगी, और उसी क्रम में अभी जो शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, अत्यधिक जनसंख्या है, इन सब कारणों से जो एक नागरिकता के नियम, एक व्यक्तित्व के जो नियम होने चाहिए, नैतिक नियम है, उनको लोगों को सिखा पाना मुश्किल है। क्योंकि एक तरफ ये समस्याएं बढ़ी, उधर हमारे संयुक्त परिवार घट गए। उनका विघटन होने से सामाजिक मूल्यों, सामाजिक विचारों को समझा पाना, सिखा पाना बड़ा असंभव हो गया। माता पिता एकल परिवार में रहते हैं, वो व्यवसाय के लिए बाहर हो जाते हैं घर से, बच्चे को स्कूल में डाल के वो अपनी पितृश्री समझ लेते हैं। कभी बच्चे से बात नहीं करते, बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। लड़कियों के लिए नियोक्ताएं तो है, ये नहीं करोगी, वो नहीं करोगी, ऐसे नहीं पहनोगी, ऐसे नहीं बोलोगी, ऐसे नहीं हंसोगी, पर लड़कों को नहीं बताते। लड़के घर में एकदम उदंड होते हैं, उनको ना सुनने की आदत नहीं होती है। जब समाज में जाते हैं या स्कूल में पढ़ने गए, कॉलेज में गए, वहां लड़की से दोस्ती हुई या नहीं भी हुई, कोई उन्हें पसंद आ गई, अंडी उन्होंने कोई अपनी डिमांड रखी और लड़की पूरा नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती, तो फिर वो क्राइम की तरफ शिक्षा मतलब स्वतः ही चले जाते हैं। वो छेड़खानी करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे,
रेप करेंगे, मर्डर करेंगे। इस तरह क्राइम का एक विशियस सर्कल चलता रहता है, क्योंकि पेरेंट्स और परिवार की भूमिका बहुत कम हो गई है बच्चे के डेवलपमेंट में। समाज में एक आर्थिक दौड़ है, सबको एक नौकरी चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, बच्चे पे टाइम कोई नहीं देता है। तो बच्चों की मानसिकता जो है, दूसरी तरफ आप देखिए सोशल प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह की चीजें इजीली अवेलेबल हैं। आप सब जानते हैं किस तरह की फिल्में कैसी भी अवेलेबल हैं, कैसे भी चैट, कैसे भी पिक्चर्स हैं, जो बच्चों के लिए कोई रोक नहीं है। 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जिसे मोबाइल टच करना आया, वो कुछ भी देख रहा है, माँ बाप अपनी एक्टिविटीज में बिजी है, उनको पता नहीं है कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, बट नेचुरली तो क्राइम की तरफ इजीली चला जाता है, इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही है। हालांकि दूसरा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि पहले महिलाओं के साथ जब क्राइम होते थे तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता था। परिवार की प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा, लोग क्या कहेंगे, घर में ये दबा दिया जाता। पर अब माँ बाप भी और पीड़िताएं भी इस बात पे मुखर है कि अगर हमारे साथ गलत हो रहा है तो हम आवाज उठाएंगे, आवाज उठानी भी चाहिए। तो शायद इस कारण भी लगता है कि अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग रजिस्टर करने में हिचक नहीं रहे, सामने आ रहे हैं। मैम, क्या जो एक केस जो रिपोर्ट होता है, क्या वो किसी के साथ अगर कुछ और होता है तो वो उस लड़की को हिम्मत देता है कि अगर मेरे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है तो मैं अपनी आवाज उठाऊं? तो आपको लगता है ये जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो उनको डराते हैं या फिर और उनकी हिम्मत बांधते हैं? नहीं, हिम्मत बांधते हैं, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं होती है तो वो लड़की वहीं कुंठित हो जाती है, उसका आगे लाइफ बंद हो जाता है। देखिए पहले ऐसा होता था, घटनाएं काफी हुई हैं कि जिसने रेप किया उसी के साथ शादी करा दी गई। अब आप ये सोचिए कि वो सारी जिंदगी उस एहसास के साथ उस व्यक्ति को कैसे एक्सेप्ट कर पाएगी जिसने उसके साथ इस तरह का अपराध किया हो। तो वो उसके लिए सारी जिंदगी की एक जेल हो जाती थी और नफरत की जिंदगी वो जीती थी, क्योंकि उस बच्चे को ना तो वो प्यार कर सकती है, ना अपना सकती है और ना ही फेंक सकती है। तो उसके लिए जीवन बहुत मुश्किल हो जाता था। और जब ऐसी माँ होगी तो नेचुरल है बच्चे को कुछ नहीं सिखाएगी, कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर ही इतनी घृणा भरी हुई है उस बच्चे और उस लाइफ को लेकर, तो वो सामान्य जीवन तो नहीं जी पाएगी। आज ये है कि जब उसे जेल हो जाती है तो एक लड़की को भी तसल्ली होती है कि जो उसके साथ हुआ उसको भी सजा मिली, साथ ही साथ उसका एक मैसेज जाता है कि अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको ये सजा मिलेगी, क्योंकि सजा भी बहुत है इसमें। और दूसरी तरफ क्या है कि पीड़िता को आर्थिक सहायता का भी प्राविधान है। रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत जो है सरकार के द्वारा 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का कॉम्पनसेशन दिया जाता है रेप विक्टिम्स को। तो यदि महिला को परिवार निष्कासित भी कर देता है, परिवार साथ नहीं देता है, तो सरकार एक कॉम्पनसेशन देती है जिससे वो अपनी एक लाइफ स्टार्ट कर सकती है। तो रजिस्टर करना, आगे आना, अपनी बात कहना तो हर तरह से समाज और उस महिला के हित में है। मैम, ये जो लड़कियों के ऊपर सोशल बर्डन होता है, मतलब सोसाइटी को लेकर, तो क्या उसकी वजह से भी वो रेप और इन सारे क्राइम्स के अगेंस्ट ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं? क्योंकि आई थिंक लास्ट टाइम जब मैंने सेमिनार अटेंड किया था उसमें यही था कि सेक्सुअल जो कल्प्रिट्स होते हैं, इट इज नॉट बिकॉज कि उनकी वो एक्सपोज्ड है, इट्स बिकॉज देयर मेंटालिटी इज लाइक दैट। तो वो सोशल बर्डन क्या लड़कियों को उसकी तरफ वल्नरेबल करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। क्योंकि देखिए जैसे परिवार के लोग हैं, हम लोगों का ये असेसमेंट है कि जो महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट्स होते हैं वो ज्यादातर नॉन फैमिली के नॉन मेंबर्स होते हैं, चाचा ताऊ, मामा, भाई, कजन, फलाने ढिकाने, यहाँ तक कि अब फादर के भी केसेस आने लगे हैं। तो ये परिवार के लोग होते हैं जिन पर लड़की ट्रस्ट करती है, और जब ऐसी घटना हो जाती है तो उसका पूरा व्यक्तित्व, तो पूरी मानसिकता चेंज हो जाती है समाज के प्रति। और जब वही लड़की माँ बनती है तो वो अपने बच्चे को पॉजिटिव चीजें कभी नहीं दे पाएगी। जो होगा आपके पास आप वही तो देंगे। तो जब हमारे पास ऑलरेडी निगेटिविटी ही है तो हम उसे पॉजिटिव कैसे कर पाएंगे? तो ये बहुत बड़ा रीजन है। एक लड़की पे प्रेशर होता है अपने आप को बचाने का, कि आपको बचा के रखना। अगर कुछ हो जाता है तो बहुत सारे घरों में आज भी स्थिति है, अरे वो भाई है,
वो चाचा लगता है, वो मामा लगता है, घर से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, एक ऑनर वाली बात आ जाती है। उसकी वजह से सफर तो लड़की को ही करना पड़ता है। तो इसकी वजह से वो यूजुअली डर के रहती है, डर के भी रहती है, और ऐसी घटना हो जाती तो नहीं कहती है। परिवार का प्रेशर बहुत बार होता है कि FIR नहीं होगी, ऐसा है। बट धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। अगर लड़की पढ़ने जाती है, परिवार नहीं भी चाहता है, तो फ्रेंड सर्कल उसको हेल्प करता है। मुजफ्फरनगर का एक केस था, उसमें फ्रेंड्स ने ही हेल्प की थी, परिवार ने तो उसको चाहा था कि मार देंगे। ये लड़की अगर सर्वाइव करेगी तो फिर ये कल प्रॉब्लम कर सकती है हम लोगों के लिए, क्योंकि परिवार के ही एक अंकल लगते थे उसके, जो उसके साथ गलत कर रहे थे, और उससे निकलना चाहती थी। तो उसने अपनी फ्रेंड से शेयर किया, उसकी फ्रेंड ने हम लोगों तक बात पहुंची, उसमें कार्रवाई हुई। हाँ, फ्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे टीनेज ईयर्स में या फिर बड़े होकर भी लड़के भी अपने काफी दोस्तों से ऐसी मतलब ना टच करना बहुत अल्टीमेट हो जाता है। उससे पहले वो जो बातें होती हैं, लॉकर रूम टॉक्स होती हैं, वो सारी चीजें कैसे एक जो नहीं भी होगा उसमें इन्वॉल्व, वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है, क्योंकि आई कैन सेक्सुअलाइज दिस गर्ल और बॉय मेनी टाइम्स। देखिए, अगर वो लड़की शेयर करती है और लड़के के दिमाग में ऐसा सोचता है कि ठीक, इसके साथ एक बार तो हो ही चुका है, क्या फर्क पड़ता है, तो उसको कंसोल भी करता है। जब देखता है कि कंसोल करने से वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही है, तो वो भी बहुत बार मिसयूज कर लेता है। ऐसा भी इस तरह की केसेस भी आ रहे हैं। इसीलिए देखिए, परिवार को अब वापस तो जॉइंट फैमिली की तरफ नहीं ले जा सकते हम लोग। कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है तो सामाजिक व्यवस्था है, समाज को सोचना होगा क्या है। बट कम से कम माँ को अपनी बच्ची की सहेली बनना होगा, या ऐसा ग्रुप्स, ऐसे प्रेशर ग्रुप्स नहीं कह सकते, ऐसे सोशल ग्रुप इमर्ज होने चाहिए जहाँ बच्चा बच्चियां अपनी बातें कह सके। आजकल लड़कों के साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट हो रहे हैं, तो लड़कों को भी जरूरत है काउंसलिंग की और शेयरिंग की, कि कोई उनके साथ हो जो शेयर भी करे और उनको सजेशन भी दे। तो इस तरह होना चाहिए। स्कूलों में भी टीचर्स का भी रोल बहुत होता है। हमने अपने टाइम का, हमें ध्यान है कि हम लोग स्कूल में थे तो कभी कभी रेनी डे हो गया, या जो हमारी हाउस टीचर होती थी वो अलग से बात करती थी। बच्चियों से बात करने की प्रथा या परंपरा थी पहले, अब ऐसा नहीं है। अब सब एक मैकेनिज्म में आ गए हैं, मशीन की तरह दौड़ रहे हैं, किसी के पास किसी के लिए टाइम नहीं है। 4 लोग अगर बैठे भी हैं तो वो सब अपना मोबाइल चला रहे होंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे। जैसे पहले होता था गॉसिप्स, वो गॉसिप्स बहुत हेल्पफुल होते थे, स्ट्रेस रिलीज हो जाता था आपका, बहुत चीजें शेयर करके उसमें सोल्यूशंस निकल जाते थे। अब वो नहीं होता, अब हर चीजें मोबाइल और व्हाट्सएप पे आ गई है। वो सजेशन नहीं देता, वो मशीन है सिर्फ। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा, और बच्चों को मोबाइल के बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, उनसे भी बचाना होगा। साथ ही साथ उन्हें बात करने की, उनसे बात सुनने की, और उनकी बातों पे उनको एक प्रीचर की तरह भाषण नहीं देना है, उनकी दोस्त बन के समझाने की आवश्यकता है, जिसमें स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स होते हैं, टीचर्स होते हैं। बच्चा एक बार पेरेंट्स पे अगर ट्रस्ट नहीं करता है तो टीचर्स पे करता है। अगर टीचर भी नहीं सुनेंगे तो फिर तो ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे चला जाता है जहाँ वो अंधी दौड़ में शामिल हो जाता है, या तो पीड़ित हो जाता है, लड़की है लड़का है, तो फिर एग्रेसिव बन जाता है। मैम, जैसे अभी आप बता रहे थे कि स्कूल में पहले बहुत ज़्यादा ऐसे लेक्चर्स वगैरह होते थे जो अभी नहीं होते हैं, पर पहले भी जब लेक्चर्स होते थे तो गुड टच, बैड टच या मेंस्ट्रुएशन के बारे में सिर्फ लड़कियों को समझाया जाता था, जबकि वो लड़कों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट या फिर बहुत ही गिगलीनेस क्रिएट कर देता था। तो वो चीज़ें कैसे कि इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ द सेक्सेस, नॉट जस्ट गर्ल और बॉय। हाँ, तो पहले से हमें और आगे बढ़ना चाहिए था, पीछे चला जाना था। हम लोगों ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। कम से कम टीचर्स लड़कियों से बात करती थी, जो बॉयज टीचर, जेंट्स टीचर होते बॉयज से करते थे, अब तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो करना ये चाहिए था हमें कि अब कोएड एजुकेशन या समाज में एक साथ लड़का लड़की कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो दोनों को ही एक साथ बैठा के बताने की आवश्यकता है। बच्चे को भी क्यूरी होती है, बच्चे बहुत से पूछते हैं मामा हम कहाँ से पैदा हुए, तो ये बताना चाहिए माँ को कि तुम कहाँ से आए हो, ये समझाने की ज़रूरत है। फैमिली से लेके
जो इंस्टीट्यूशंस हैं आपके टीचिंग के, जैसे स्कूल की बात हमने की, आप कह रहे हो, तो वहाँ टीचर्स को भी एक जॉइंटली एक जो पढ़ाई का नहीं हो, इस फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एक सिटिंग, एक टॉकिंग एक रखना चाहिए कि भाई आज हम आपसे जनरल बात करेंगे, आपको जो भी पूछना हो मुझसे पूछिए। इस तरह बच्चों को समझाना चाहिए। हाँ बिल्कुल है, व्हाट इज़ मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हम ध्यान है, हम लोग बचपन में फुटबॉल खेलते थे, तो जब मेंस्ट्रुएशन हो गया तो खेल रहे थे, तो अरे तुमको तो चोट लग गई, देखो तुम्हारा तो ब्लड जा रहा है। उस टाइम 14-15 साल के बच्चों को, लड़कियों को भी इतना नहीं होता था, तो लड़के भी नहीं जानते थे और एक साथ ही खेलते थे, तो जानकारी, अरे क्या हो गया बताया तो घर में जाके होता था कि भाई अरे तुम लड़कों के साथ खेल रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। फिर पता चला 3 दिन लड़की को स्कूल नहीं जाना है। फिर लड़के के दिमाग में क्वेरी आती कि ऐसा क्यों है, ये क्यों 3 दिन नहीं आएगी, ऐसा क्या हो गया उसको, ऐसी कैसी चोट लेगा, और हर महीने लग जाती है। इन चीज़ों पे तो बात होनी चाहिए। जो एक फिजिकल फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, उसके बारे में हर बच्चे को जानने का हक। तभी तो इन चीज़ों पे आजकल वो देखते देखते ब्लू फिल्म तक पहुंच जाता है। अगर आप उसकी क्वेरीज क्लियर कर दें, उसको बताएं, ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे आप खाना खाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉइड हम बचपन से क्रिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्रिएट करते हैं, वही आगे चल के क्राइम और इन सब में पहुंचता है। बिल्कुल आपका सामाजिकरण, सोशलाइजेशन जैसा होगा, आपको डायरेक्शन वैसी मिलेगी। अगर आपके घर में आप पे टाइम नहीं दिया जाता, आपके माँ बाप आपसे बात नहीं करते हैं, तो बट नेचुरल है कि आप उन बातों को कहाँ करेंगे। फिर आप टीचर्स भी आपसे बात नहीं करते हैं, फिर आप किससे कहेंगे। फिर आप में वो चीज़ें घर करते करते एक कुंठित माहौल बनाएंगी, और फिर आदमी जानना चाहेगा कि एक क्यूरियोसिटी होगी, क्या है आखिर वो महिला है, क्या होता है। वो अट्रैक्ट होते होते संभव वो निगेटिविटी दिमाग में आती है, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस को करते हैं। हम क्लोथ्स का यहाँ पे क्या रोल है? बहुत बार हमने देखा है, हर कोई, नेताओं से लेकर नॉर्मल लोग भी कपड़ों पे बहुत कमेंट करते हैं कि ये लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, ये नहीं पहनने चाहिए, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वही करते हैं। क्योंकि आज तक मैंने कभी भी किसी रेप विक्टिम को छोटे कपड़ों में नहीं पाया। रेप जिनके हुए, बच्चियों के हुए, साड़ी पहनने वाली, सूट पहनने वाली, घाघरा चोली पहनने वाली महिलाओं, लड़कियों के रेप देखे हैं। कभी मैंने सो कॉल्ड जो 3 पेज वुमेन होती है, उनका रेप होते नहीं देखा। तो ये तो सिर्फ दिमाग की एक मानसिक विकृति है, बेतुका बकवास है कि लोग कपड़े पहनते हैं छोटे। 6 महीने की बच्ची, 9 साल की बच्ची, उसने कौन से सेक्सी कपड़े पहने थे कि जो उसके साथ रेप हो गया और मर्डर कर दिया गया रेप करके। तो ये तो गलत बात है। और ये जो सोचते हैं, मैं खुद उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझती हूँ, जो इस बात को रखते हैं कि उनके कपड़े ऐसे थे। कपड़ों से कुछ नहीं होता। क्राइम हमेशा क्राइम करने वाले के दिमाग में होता है, वो उस पर सोचता है, फिर वो उसको व्यवहार में लाता है। कभी भी क्राइम अचानक नहीं होता है। यदि किसी के मन में नहीं होगा तो वो क्राइम नहीं कर पाएगा, चाहे उसे कितने भी अवसर मिले। ऐसे भी बहुत से पुरुष होते हैं जो देखते हैं कि महिला और स्थिति में, उसको संभालते हैं, ना कि उसके साथ गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में क्राइम नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं कि विद इन सेकेंड्स भी अगर मौका लगा, ट्रेन बस में भी आप चल रहे हैं, नहीं कुछ कर पाएंगे, आपकी बॉडी से बॉडी टच करेंगे, हाथ टच करेंगे। ये क्या है? आपने वहाँ तो इतनी भीड़ है कि आपको देखने का टाइम भी नहीं है, और कपड़े देखते ही आपको कुछ हो जाएगा। आप स्कूल ड्रेस में बच्ची स्कूल जा रही है, उसमें क्या ऐसा है कि वो क्राइम को प्रोवोक कर रही है। बट जो है दूसरा, उसके दिमाग में क्राइम है तो वो क्राइम करेगा। ऐसा कभी कपड़ों से क्राइम नहीं होते। मैम, निर्भया केस के बाद कंट्री में क्राइम अगेंस्ट वुमेन का सिनेरियो कैसे बदला है? लोगों ने सोचा, सामाजिक दबाव बना, सरकारों ने सोचा, और बहुत सारे कानूनों में परिवर्तन हुए, नए कानून बने, पॉक्सो आया, और इसके अलावा जो 376 रेप की धारा है उसमें बहुत सारे चेंज किए गए, बहुत सारे सेक्शंस जोड़े गए, सजाएं बढ़ाई गई। इसके साथ रेप विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने दिया कि भाई गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है अपने समाज की महिलाओं को, तो वो उनको एक कॉम्पनसेशन देगी जिससे अपनी लाइफ में वो पुनर्स्थापित हो सके। तो बहुत सारे चेंजेस हैं।
पर अभी भी जो सरकारी प्रयास हैं वो तो काफ़ी हो गए हैं, पर हमें सामाजिक प्रयास की आवश्यकता है। वो सामाजिक प्रयास शिक्षण संस्थानों से, NGOs के माध्यम से, और जो इंटरेक्शंस हैं NGO प्लस पुलिस या जो एजेंसियां इनमें लगी हैं उनको साथ आना होगा। विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में और जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें उनके लोगों के साथ जुड़ना होगा। बच्चियों को एजुकेट करना होगा, उनको समझाना होगा, साथ ही साथ उनको उसके बैड इफ़ेक्ट्स बताने पड़ेंगे कि अगर एक लड़का कॉलेज में पढ़ रहा है और किसी लड़की के साथ छेड़खानी या रेप की घटना करता है तो न केवल लड़की के लिए तो कॉम्पनसेशन बहुत हो गए हैं, हम उसे उबारने की कोशिश करते हैं, पर लड़के का लाइफ भी बर्बाद होगा। इसलिए उस लड़के को समझना होगा कि ये घटना, ये कार्य कितना खराब है, उसके लिए भी, उसकी भी लाइफ इससे बर्बाद हो सकती है। तो इन चीज़ों में हमें सामाजिक शिक्षा रखनी है, ना कि कोई बुक और इसके लिए कोई सिलेबस की आवश्यकता है। ये स्वयं ऐसे समूह बनने चाहिए, ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसे संवाद होने चाहिए जिनसे बच्चों को एजुकेट किया जा सके। जैसे अब आपका प्लेटफॉर्म है, आप लोग के मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप सभी एक्सेस हैं लोगों के मोबाइल्स पर, छोटे छोटे क्लिप डाल सकते हैं, लोगों के डिस्कशन डाल सकते हैं कि यदि पहले तो ये नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो उस लड़के की भी लाइफ बर्बाद होती है, वो किसी परिवार से जुड़ा होता है, उस परिवार का क्या नुकसान होता है, लोग उसका डिस्कार्ड करते हैं, उस परिवार की महिलाओं के साथ शादियां मुश्किल होंगी। इन चीज़ों को, उसके नुकसान, डू एंड डोंट्स के साथ साथ क्या उससे बेनिफिट हुआ, क्या उससे लॉस हुआ, ये भी बताने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करे और ये सोचे कि अगर हम कभी उसके दिमाग में क्राइम आए भी तो उसको सोचना पड़ेगा अगर मैं क्राइम की तरफ बढ़ा तो मुझे क्या क्या नुकसान देखने होंगे, और अगर मैं रुका तो मेरे लिए ज़िंदगी के कितने और रास्ते खुले हुए हैं। तो इन चीज़ों को एडवर्टाइज करने की, आगे फैलाने की आवश्यकता है। हम लखनऊ पर आते हैं। लखनऊ में जैसे पिंक बूथ वगैरह है, वो कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे वो हेल्प कर रहे हैं? देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है और अभी सबसे पहले लखनऊ में ही इंट्रोड्यूस हुआ है। 100 पिंक बूथ बनने हैं और जिसमें हमें 74 हैंड ओवर है और फंक्शनल है। बाकी जो भी हमारे 26 बचे हुए हैं उनमें भी काम लगभग कंप्लीट है। छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, वो भी जल्दी हैंड ओवर हो जाएंगे। इनमें महिला कर्मचारी ही बैठेंगी जो महिलाओं की ही सुविधाओं के लिए है। इसमें पुरुषों की सहायता का प्रोविज़न नहीं है, इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए है। जैसे महिलाएं कहीं निकल रही हैं, मान लीजिए उस रोड से गुजर रही हैं, टेम्पो में लोग कोई प्रॉब्लम कर रहे हैं, टेम्पो चालक कुछ कर रहा है, वो पिंक बूथ दिखती हैं, वहाँ उसको रुकवाएं, या आसपास जो भी रेड लाइट का एरिया पड़ा चौराहे पे, आप जैसी धीमा हुआ आप उतर के चले जाइए पिंक बूथ पर। अधिकतर हम लोगों ने चौराहों के आसपास बनवाए हैं कि महिलाएं वहीं उतरें और तुरंत आके बताएं कि फलाना ऐसा ऐसा हुआ है, तो उनकी जो भी मदद है, जो बैठी वहाँ महिला कर्मचारी वो करेंगी। वहाँ पानी की भी व्यवस्था है, वहाँ आपको भी कोशिश हो रही है कि चाय की भी व्यवस्था रहे। कोई पीड़ित महिला जाती है तो उसको हम कैसे अच्छा फील करा सकें, सुरक्षित महसूस करा सकें, इसका प्रयास हो रहा है। कोई महिला है जिसके पास छोटा बेबी है, उसको फीड कराना है रोड पे, वो कहाँ जा सकती है? वो पिंक बूथ पे जाके हेल्प ले सकती है कि बैठ सकती है, अपने बच्चे को फीड करवा सकती है वहाँ पर। मान लीजिए किसी को कोई आपको पब्लिक कन्वेंस ढूंढना है, आप सड़क पर अकेले खड़े हैं, आपको इनसिक्योर फील होता है, आप पिंक बूथ पे चले जाएं। आपको अगर फैमिली से भी किसी को बुलाना है या किसी ओला उबर कुछ बुलानी है तो आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ हूँ, इस जगह आ जाओ। और वहाँ आने पे एक तो देखिए टैक्सी या जो भी आएगा उसको ये भी डर रहेगा कि यहाँ से आ रही है लड़की, अगर कुछ हुआ तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, ठीक। और दूसरा यह है कि आप जब तक है सुरक्षित हैं वहाँ पर, ठीक है। और आप मान लीजिए मौसम ख़राब हो गया, आप रोड पे अकेले जा रहे हो, स्कूटी से ही हो, तो आप स्कूटी वहाँ खड़ी कर लीजिए, वहाँ जो भी महिला स्टाफ कहे कि मैं थोड़ी देर के लिए रुकना चाहती हूँ। तो ओला उबर से मुझे केस याद आया जो अभी लखनऊ में हुआ था आवा चौराहे पे, तो उसमें आपका क्या कहना पे ऐसे केस? देखिए, ये तो एक्सेप्शनल केस है, रोज तो होते नहीं है ना, कि हम उनको एक कोई नजीर मान के ही चलें।
दो लोगों के बीच का झगड़ा है, वो लड़की थी इसलिए इसको थोड़ा सा अलग तरह से देखा जा रहा है, वो लड़का भी हो सकता था। तो ये तो दो लोगों के बीच का झगड़ा है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि वो उसको टॉर्चर, पहले से एक दूसरे को जानते नहीं है। मौके पर क्या हुआ है वो मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं नहीं जानती कि मौके पर क्या हुआ है, बट गलत था तो इसलिए गलत की सज़ा उसको भी मिली है। तो अगर कोई क्राइम, कोई लॉ को अपने हाथ में लेगा और किसी के अगेंस्ट क्राइम करेगा, वो महिला हो या पुरुष हो, लॉ तो सबके लिए बराबर है, सज़ा तो सभी को मिलेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो कर रही है गलत तो नहीं मिलेगी, मिलेगी। सो मैम, वो एंटी रोमियो स्क्वाड जब स्टार्ट हुआ था तो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वर हैपनिंग अराउंड इट। सो उस पे आपका क्या कहना है? बहुत इंटरेस्टिंग सा नया था। अब तो ये वैसे भी पास्ट की बात हो चुकी है। हाँ। अब दो लोग अगर बेंच पे बैठे हैं तो नहीं पता लगता कि वो कौन है। शुरू में कुछ गलतियां स्टाफ से हुई क्योंकि शायद वो लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, और अब तो ऐसा नहीं है। हमारे एंटी रोमियो स्क्वाड डेली जाते हैं पार्कों पर, क्योंकि अभी तो कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस तो वहाँ तो नहीं है, बट जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं वहाँ को अटेंड करते हैं। पर ऐसी कोई बात अब नहीं आती है। किसी चीज़ की भी शुरुआत होती है तो एक थोड़ा दोनों ही तरफ से, समाज की तरफ से और उसको लागू करने वालों की तरफ से भी थोड़ा कभी कभी काम करने में कुछ गलतियाँ भी उनसे हुई हैं, और साथ ही साथ लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। इट इज़ नॉट सो वल्नरेबल, नाउ इट्स नॉर्मल। सो मैम, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वुमेन अपने आप को? जी देखिए, हम विमेन अपने आप को तो एक अलग चीज़ है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि विमेन सिक्योरिटी के लिए पुरुषों को जागरूक करना और शिक्षित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। परिवार जिसमें माँ पहली शिक्षिका है, उसे सबसे पहले लड़के लड़की में भेद बंद करना होगा, और लड़की को भी वही सुविधाएं देनी होंगी जो लड़के को दे रहे हैं। लड़के को भी वही डोंट्स बताने होंगे जो लड़कियों के लिए हैं। उनके लिए भी घर से निकलना, घर में वापस आना एक समय निश्चित है तो उनके लिए भी होना चाहिए, और साथ ही साथ ना सुनने की आदत लड़कों को डालनी होगी, जिससे समाज में जब लड़की किसी बात के लिए ना करती है तो इस ना को सुनकर उस पुरुष के अहम को ठेस ना पहुँचे, जो प्रतिकार के रूप में अपराध तक उसे ले जाती है, और उसकी पीड़ा लड़की को भी भोगनी पड़ती है, उस लड़के को भी जो जब अपराध होने के बाद विधिक कार्रवाई होती है तो जेल जाने के बाद और विधिक प्रक्रिया में उसे झेलनी पड़ती है, उसके परिवार को झेलनी पड़ती है। दोनों ही इससे बचेंगे तो समाज का एक स्वस्थ विकास हो सकेगा। थैंक यू मैम।